हेलो फ्रेंड्स। बाजार की जानी मानी दिग्गज कंपनी बजाज फिनसर्व ने आज रिजल्ट पेश किए। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि बजाज फिनसर्व किस तरीके से काम करता है, क्या उसका बिजनेस मॉडल है, किस तरीके के रिस्क हैं, इन सभी चर्चाओं पर जो है हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात, बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही बिजनेस सम्मिलित हैं। दोनों सब्सिडरी कंपनीज हैं बजाज फिनसर्व की। इसके अलावा तीसरा मेजर बिजनेस है बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी इनकी अच्छी होल्डिंग है और ये जो होल्डिंग है सबसे ज़्यादा इनके पास इंश्योरेंस कंपनीज में होल्डिंग है। तो आइएगा सबसे पहले उस होल्डिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, इस चर्चा के अंदर जब हम होल्डिंग की बात करेंगे तो 74% होल्डिंग है इनके पास लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में और जनरल इंश्योरेंस में भी सिमिलर पोर्शन है। और 52.65% होल्डिंग है बजाज फाइनेंस के अंदर। कुछ अनलिस्टेड कंपनी है बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड जो एग्रेसिवली जो है प्लान कर रहे हैं ब्रोकरेज मार्केट के अंदर। बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, तो ये भी 100% कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस की असिस्टेंस का जो है काम करती है। इसके अलावा बजाज अलायंस फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस का डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये कंपनी में 50% होल्डिंग है। तो ये जो कंपनी है ये वास्तव में लास्ट वाले जॉइंट वेंचर है, बाकी सब्सिडरी कंपनीज है। तो ये तीन मेजर बिजनेसेस हैं अगर मैं मोटा मोटी आपसे बात करूं जो रेवेन्यूज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब सबसे खास बात ये है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस किस तरीके का है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ने किस तरीके का जो है परफॉर्मेंस दी। तो पहले मैं सेगमेंट पे ही बात करता हूँ आपके साथ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर सबसे खास बात क्या है कि आप लोगों की ज़िंदगी का बीमा करते हैं और उस बीमे के सामने जो भी कोई डेथ्स होती हैं या जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो मैच्योरिटी के ऊपर आपको क्लेम्स सेटल करने पड़ते हैं या जो भी क्लेम्स की बाकी शर्तें हैं उसके हिसाब से आपको क्लेम सेटल करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर उनको जो है हर साल प्रीमियम या हर महीने हर क्वार्टर में जैसी जैसी पॉलिसीज़ होती हैं उसके हिसाब से इनको रेवेन्यूज़ जनरेट होते हैं। उसके सामने क्लेम्स पे करते हैं, एजेंट्स को कमीशन देते हैं। इसके अलावा हम अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो करते हैं। ये है जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जनरल इंश्योरेंस में गाड़ियों का इंश्योरेंस, फायर से और इसके अलावा मैरीन इंश्योरेंस, इसके अलावा जो शॉपकीपर्स पॉलिसीज़ हैं, फसल का बीमा है या बाकी तरीके की जितने मिसलेनियस इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। और हेल्थ जो क्लेम्स हैं यानी कि जो मेडिकल क्लेम्स है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर ही कैटेगराइज होता है। इसके अलावा तीसरा जो बिजनेस है इनका वो फाइनेंस वाला बिजनेस है जो बजाज फाइनेंस के माध्यम से ये करते हैं। इसके अलावा इन सभी बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है तो उस इन्वेस्टमेंट से इनको इंटरेस्ट अर्निंग या रेंट की अर्निंग या डिविडेंड की अर्निंग मिलती है। ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब इस बिजनेस मॉडल के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि इस बार कैसा किसने किया। देखिएगा, अगर हम इस बिज़नेस को ईयर ऑन ईयर देखें तो इंश्योरेंस का बिजनेस ईयर ऑन ईयर ठीक है, लेकिन जो फाइनेंसिंग का बिजनेस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखनी चाहिए। अब इसके अंदर दोनों तरीके के मिक्स है तो कैसे हम इवेल्यूट करते हैं, तो हम जो भी फाइनेंसिंग का बिजनेस है वो उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे और जो इंश्योरेंस के बिजनेस है उनको ईयर ऑन ईयर देखेंगे। तो देखिएगा, पिछले साल इनको 1699 करोड़ यानी कि करीबन 1700 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, जहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ इनको देखने के लिए मिली और यहाँ पर 2515 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया। काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस आप देखिएगा करीबन 25% के आसपास है, उससे भी कहीं ज़्यादा। तो ये 33% के आसपास बनता है कुल मिला के। 33% की जो है ग्रोथ इस बिज़नेस के अंदर इनको मिली। जनरल इंश्योरेंस के अंदर देखिएगा ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी, तो करीबन 8% की जनरल इंश्योरेंस के रेवेन्यू ग्रोथ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिटेल फाइनेंसिंग के बिजनेस में ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो करीबन 1% की ग्रोथ थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% की डी ग्रोथ थी। तो अल्टीमेटली फाइनेंसिंग बिजनेस में बजाज फाइनेंस में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब इन सेगमेंट में हुआ क्या, देखिएगा 460 करोड़ का प्रॉफिट दिया था पिछले बार लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है सेम क्वार्टर के अंदर। इस बार 78 करोड़ का लॉस दिया है। रीज़न आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारे जो क्लेम्स हैं वो इनको सेटल करने पड़े और जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ने के बावजूद भी इनको लॉस का सामना करना पड़ा है। जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में देखिएगा 709 करोड़ के सामने 475 करोड़ का प्रॉफिट और करीबन 40% प्रॉफिट गिर गया है। उसके बाद फाइनेंसिंग के बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो 1453 के सामने 1487 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर करीबन 3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। तो ये तो था सेगमेंट वाइज। अब बात करते हैं बजाज फिनसर्व ने किया क्या ओवरऑल। तो देखिएगा, सबसे पहले इनको इंटरेस्ट के रूप में जो अर्निंग आई वो आई
पिछले साल थी 6614, जो इस बार आई 6937। हालांकि क्योंकि इसमें फाइनेंस वाला बिजनेस, तो पिछले जो 699 जो पिछले क्वार्टर का जो था 699 करीबन 7000 करोड़, उसके सामने करीबन 65-66 करोड़ जो है घट गई है इंटरेस्ट इनकम। यानी कि क्वार्टर बेसिस पर जो है यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट जो है हाथ लगी है। उसके अलावा देखिएगा डिविडेंड इनकम 39 करोड़ है, तो ये हाईएस्ट है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में डबल है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले में करीबन 3 गुना से भी ज़्यादा है। रेंटल इनकम ज़्यादा इम्पैक्ट कर नहीं रही है। उसके अलावा फीस एंड कमीशन इनकम, फीस और कमीशन इनकम मोर और लेस सेम है। पिछले साल 566 करोड़ थी, इस बार 560 करोड़ है, तो ज़्यादा फर्क है नहीं। जो मेन फ़र्क आया है वो समझिएगा यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ चेंजेस, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जो पॉलिसीज़ की जो वैल्यू चेंज होती है, जो क्लेम्स होते हैं, वहाँ से जो भी इनको गेन आना था वो देखिएगा गेन आया। पिछले बार आता है 1893 करोड़ का, वो 543 करोड़ का। इसका मतलब है कि करीबन 1300 करोड़ का आसपास का डेंट यहीं पे पड़ गया क्वार्टर एंड क्वार्टर। 1300 करोड़ रुपए की इनकम यहीं पे साफ हो गई है। बाकी आप देखिएगा तो करीबन 500 करोड़ की इनकम इनको प्रीमियम एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम इंश्योरेंस बिजनेस से एक्स्ट्रा आई है। तो यहाँ से आपको 500 अगर घटा भी दे तो भी 800 करोड़ का डेंट यहाँ पे पड़ा है। इसी तरीके से एम्प्लॉय बेनिफिट के जो एक्सपेंसेस है वो पिछले साल के मुकाबले में करीबन 33% के आसपास बढ़े हैं। फाइनेंस कॉस्ट घटती हुई नज़र आई है। फीस एंड कमीशंस जो है करीबन थोड़ा सा बढ़ा है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा इसको, करीबन 25% के आसपास बढ़ा है। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जो बैड लोन्स हैं वो पिछले साल 1685 था जब लॉकडाउन था, उससे भी ज़्यादा हो गया 1750। तो कुल मिला के ये एक चिंता का विषय। दूसरा है क्लेम्स, जो 2100 के क्लेम्स थे वो 2774 करोड़ के क्लेम्स हो गए पिछले साल के मुकाबले में सेम क्वार्टर में। इसके अलावा इंश्योरेंस के जो लाइबिलिटीज़ हैं वहाँ पे इनको हर एक करीबन 700 करोड़ का फ़ायदा हो गया है। लेकिन कुल मिला के जो खर्चे हैं वो 600 करोड़ के आसपास बढ़ गए, जबकि इनकम 300 करोड़ के आसपास घट गई है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि जो प्रॉफिट 2568 करोड़ के थे वो 1767 करोड़ रुपए के हैं। इसका मतलब है कि कुल टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एक अच्छा खासा डेंट करीबन 30% के आसपास का डेंट पड़ा है। और वही सेम चीज़ आपको प्रॉफिट में भी नज़र आएगी। हालांकि प्रॉफिट में ये 27-28% है क्योंकि एक टैक्स की एडजस्टमेंट है। तो 27% की डी ग्रेथ जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी करीबन 18% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ये बता रही हैं कि बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम है, और ये बिज़नेस कोविड की वजह से भी इम्पैक्टेड था। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, और केवल 52 रुपये की EPS आई है। जबकि शेयर प्राइस मैंने भी आपको दिखाया कि शेयर प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो शेयर प्राइस जो ट्रेड कर रहा है, शेयर प्राइस ये देखिएगा 12591, तो 12591 का जो है शेयर प्राइस है, तो करीबन 12,500 का शेयर प्राइस जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो 12,500 के वैल्यूशंस में आप देखिएगा कि ये शेयर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो 50 की पी रेशो से ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि देखिएगा जो डी ग्रोथ है इसका शेयर मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा ये तो बाज़ार ही जो ज़्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की जैसी पोजीशन बनी होगी उसके हिसाब से ही जो है हमें लगता है कि पोजीशंस जो है सेटल होंगी। लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट जो है बाज़ार को पसंद आने लायक नहीं है किसी भी हाल में। लेकिन बड़े FIs प्लेयर्स का ये फेवरेट शेयर है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स बेचने के लिए आएंगे तो शेयर 12,000 या 11,000, और इवन अगर मार्केट में करेक्शन डीप होती है तो 10,000 तक के भाव भी आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 रुपये के आसपास जब ये शेयर्स आए तो ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक शेयर्स जरूर बनता है। हालांकि उस समय पर SIP मोड के अंदर इस शेयर्स को ऐड किया जा सकता है। मैं तब भी ये नहीं कहूँगा कि वन टाइम ही परचेज़ करनी चाहिए। SIP मोड शायद एक अच्छा मोड होगा उस समय पर इस शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि भाव भगवान है। तो सस्ते भाव में अगर आपको कोई चीज़ मिलेगी तो आपके पास रिस्क एंड रिवार्ड जो है आपके फेवर में रहने वाला है। कंपनी एक बेहतरीन ग्रुप की कंपनी है। कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई किसी तरीके की कोई उंगली आज तक उठी नहीं है मेजरली। तो कुल मिलाकर एक अच्छी कंपनी, ख़राब रिजल्ट देते हुए, बिज़नेस मॉडल अच्छा है, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब अच्छा आएगा, लेकिन इस बार फिर अच्छा नहीं हुआ। तो आपकी क्या राय है इस रिज़ल्ट के बारे में, ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके का रिज़ल्ट आपको लगता है। क्या आपकी राय भी मेरे से मैच करती है या आपको ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं।
जो मुझे जो अच्छे नहीं लगे, वो आपको उसमें से क्या अच्छा लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।